अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं और आप एक ऑप्शन बायर हैं तो कुछ टर्म ऐसे होते हैं जिनको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मार्केट की रेंज। मार्केट कंसोलिडेट तो नहीं कर रहा है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मार्केट की रेंज क्या होती है और उस रेंज को जानना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ऑप्शंस बायर को आप जानते हो टाइम डिके की वजह से लॉस होता है। तो मार्केट में हमें ये देखना आना चाहिए कि मार्केट एक रेंज के अंदर तो ट्रेड नहीं कर रहा है, और अगर मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है तो दरअसल वो दिन तो ऑप्शन बायर के लिए है ही नहीं। जो न्यू रिटेल ट्रेडर हैं या जो बिगनर्स हैं उनके लिए रेंज बाउंड मार्केट का बहुत ही क्लियर इंडिकेशन मार्केट में होना चाहिए, उसके बाद ही उन्हें ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए रेंज के अंदर काम करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसकी सीधी लड़ाई, सीधी फाइट किससे होगी? फिर टाइम से। और आपको ये बात पता है कि 100 में से केवल एक चांस आपका होगा जिसमें आप टाइम के अगेंस्ट शायद कभी जीत पाओगे, अदरवाइज वहां पर लॉस ही होगा। तो चलिए आज की क्लास में समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में किस तरह से ये चेक करें कि मार्केट रेंज बाउंड है या नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे रेंज। रेंज टर्म जो ये है इसका मीनिंग क्या है? तो आंसर है A range is when price moves sideways between support and resistance। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने ऑप्शन चेन में के बेसिस से लगा लिया, ठीक है। जहां पर आपने देखा कि हैवी कॉल का ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो वहां पर आपने रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। जहां पर आपने देखा कि हैवी पुट का ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है वहां पर आपने सपोर्ट बना लिया, ठीक है। अब आपने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन बनाई है, अगर मार्केट उन लाइंस को ब्रेक नहीं कर रहा है, उन्हीं लाइन के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, तो हम कहते हैं कि मार्केट कैसा है? एक रेंज के अंदर है। और जब भी मार्केट एक रेंज के अंदर होगा तो ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टाइम डिके की वजह से उसका प्रीमियम जो है वो कम होता रहेगा। चाहे वो मार्केट यहां से यहां तक मूव ही क्यों ना कर रहा हो। मान लीजिए आपने कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है, चाहे मार्केट आपकी डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो, राइट। चाहे आप एक पुट ऑप्शन के बायर हैं और मार्केट नीचे की तरफ ही क्यों ना आ रहा हो, ये देखिए आ भी रहा है, करेक्ट। लेकिन एक रेंज के अंदर ही वो ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। अब इसमें यहां पर प्रॉब्लम ये आएगी कि टाइम डिके की वजह से आपका मार्केट ऊपर तो जाता है लेकिन फिर वापस आ जाता है, तो वहां पर जो प्रीमियम बढ़ रहा था वो पहले ही कम होगा, एक चीज, क्योंकि वो नीचे आया इसलिए कम होगा। दूसरा, अगर ये बहुत देर तक ऐसा करता रहेगा तो टाइम डिके की वजह से भी प्रीमियम कम होगा। तो दो चीजें हो गई, क्या क्या? एक तो हो गया उसकी खुद की वैल्यू उसके मूवमेंट की वजह से घट रही है एक, और दूसरा टाइम डिके की वजह से। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं कहता हूं कि किसी भी अंडरलाइंग में जो ऑप्शन का प्रीमियम है, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है, लेट अस से 100 है, राइट। अब यहां पर जब वो था तो 100 था, ठीक है। जब वो ऊपर की तरफ गया तो यहां तक आते आते एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूं 110 हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हुआ क्या? वो अचानक से फिर से वापस आने लग गया। तो ये 110 से यहां तक आते आते कितना हो जाना चाहिए था? तो आंसर है कि यहाँ 100 है और आपने ये लाइन यहां तक बनाई है, तो ये होना चाहिए था 100 से तो ऊपर ही। लेकिन आप इस बात को देखकर हैरान रह रहे हो कि ये यहाँ पर 99, यहाँ पर आते ही यहाँ पर आकर भी 99 ही रह गया है। अब देखने में तो ऐसा लगता है कि अगर ये यहाँ 100 है तो यहाँ तक अगर सिर्फ आया है तो 100 से तो ज्यादा होना ही चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो कि तो वहां 99 देखने को मिल रहा है। ऐसा कैसे हो गया? तो आंसर है कि यहाँ पर जो प्राइस का मूवमेंट आपके अगेंस्ट जा रहा था उसकी वजह से तो प्राइस डिक्रीज हो ही रहा है, बट एक टाइम भी तो पास हो रहा है, ऐसा जाने में और आने में दोनों जगह पर टाइम लगा। उस टाइम की वजह से कुछ ना कुछ डिके हुआ, तो इसलिए वो जो प्रीमियम है वो 100 से थोड़ा सा ज्यादा ना होकर बल्कि उससे थोड़ा सा कम दिख रहा है, क्योंकि वहां पर दो जगह प्राइस की प्रीमियम में जो है कमी आ रही है। तो ये सेम काम जितनी देर यहां पर चलेगा उतनी ही देर आपको ये देखने को मिलेगा कि आप सोच रहे होगे कि अगली बार तो सिर्फ यहीं तक आया, ठीक है, तो आपने सोचा कि अब 99 से तो थोड़ा ऊपर होना चाहिए, बट आप देख रहे हो कि ये तो यहाँ पर कुछ ऐसा रह गया, लाइक जैसे एग्जाम्पल के लिए कहता हूँ 95 रह गया है, राइट। अब आप सोचोगे कि ये इस पॉइंट से ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर है,
तो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था 99 से, लेकिन फिर भी यहां पर काफी देर से क्या पास हो रहा है, टाइम पास हो रहा है। और जब टाइम पास होगा तो उस केस में क्या होगा, तो आंसर मूवमेंट के अपोजिट आने पर तो प्रीमियम घटेगा ही, टाइम की वजह से भी घटेगा। और थोड़ी देर बाद आप देखोगे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा और ये काफी देर तक अगर ऐसा रेंज के अंदर एक रहा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में रहा, तो सेम लेवल अगर मान लीजिए यहाँ पर आता भी है, मैं कहता हूं चलिए यहाँ पर आता भी है, तो जो टाइम मान लीजिए एग्जांपल के लिए कहता हूं कि 10 PM पर आपने 10 AM पर आपने देखा तो यहाँ पर ये 100 रुपीज का था। फिर इसके बाद आपने 3 PM पर देखा तो आप देख रहे हो लेवल वही है, राइट, लेकिन यहां पर आते आते आपको प्राइस कुछ दिखाई दे रहा है ऐसा 75। ये ऐसा कैसे हो गया, जब प्राइस जब लेवल वही है तो मॉर्निंग में 100 रुपीज का था, अब उसी लेवल पर आ गया, लेकिन अब फिर भी 75 का ही दिख रहा है। इस बात का मतलब ये है कोई और फैक्टर है जिसने उस चीज को कम किया है। तो ऑप्शंस बायर को ये समझना पड़ेगा कि टाइम डिके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए रेंज के अंदर जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपको लगभग ज्यादातर टाइम लॉस होने के ही चांस रहेंगे, क्योंकि टाइम डिके आपका प्रीमियम बढ़ने नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन बाइंग तो पूरी तरह से वोलाटिलिटी का खेल है, राइट, इससे बाहर निकलना चाहिए या इससे बाहर निकलना चाहिए, वहीं पर आपके कुछ प्रॉफिट के पोटेंशियल बन सकते हैं, अदरवाइज तो इस रेंज के अंदर सिर्फ लॉस होने के ही चांस रहेंगे। ठीक है, अब यहां पर आप देखें तो हायर हाई नहीं बन रहे, लोअर लो नहीं बन रहे। अगर हायर हाई बनते तो हम कह देते कि चलो अप ट्रेंड है, लोअर लो बनते तो हम कह देते कि चलो क्या है, एक डाउन ट्रेंड बन रहा है, लेकिन ये दो लेवल के बीच में ही है। दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। हम कहते हैं ना मार्केट की लैंग्वेज में कि मार्केट आज कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट का मतलब एक रेंज के बीच में ही घूम रहा है। क्लियर हो गई ये बात आपको, कंसोलिडेशन का मतलब समझ आ गया। अब इसके बाद रेंज फॉर्मेशन, रेंज जो है वो फॉर्म कैसे होती है, सवाल ये है। तो आंसर है अ रेंज फॉर्म्स व्हेन बायर एंड सेलर आर इक्वली स्ट्रांग एंड मार्केट इज अनडिसाइडेड। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि जब मार्केट की अगर आप साइकोलॉजी की बात करें तो सिंपली मार्केट एक लाइन में डिफाइन किया जा सकता है कि मार्केट में जो प्राइस का मूवमेंट होता है वो डिमांड और सप्लाई से चलता है। ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि डिमांड और सप्लाई अगर इक्वली ही हो या डिसाइडेड ना हो प्राइस, तो दोनों ही केस में वहां पर बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज रहेगा। मतलब क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि मान लीजिए आप एक सेलर हो और मैं एक बायर हूं, ठीक है। तो अगर हम बिड और आस्क के टर्म में इसको समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कोई एक असेट है, कोई एक स्टॉक है या एक ऑप्शन का प्रीमियम है, आप कुछ भी मान सकते हैं। मैं बायर हूं तो मैंने आपको बोला कि मैं इसको आपको 100 रुपीज दूंगा। आप ऑप्शन के सेलर थे तो आपने कहा नहीं नहीं मैं तो 101 रुपीज लूंगा। तो स्क्रीन पर 100.5 उसकी वैल्यू दिखने लग गई, जो कि इनका एक एवरेज है। ठीक है, नाउ अब दो चीजें होंगी यहां पर। अब इस प्राइस के बाद या तो सेलर डोमिनेट करेगा या बायर डोमिनेट करेगा। इस बात का मतलब यह है कि या तो बायर की बात मानी जाएगी या सेलर की बात मानी जाएगी, जो अगला प्राइस होगा उसमें, दो में से एक ही हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एज अ बायर कहता हूं कि नहीं नहीं अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं 100 में भी खरीदने में, मैं तो 99 में ही दूंगा। लेकिन जो सेलर है वो कह रहा है कि नहीं नहीं मैं तो 102 में दूंगा, अब मैं 101 में भी नहीं दे रहा, राइट। तो अब इन दोनों में से कोई एक ही की तो बात मानी जाएगी, वही तो प्राइस आपको दिखेगा स्क्रीन पर। तो आंसर है यस। तो अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि अगर सेलर की बात मान ली गई तो ये जो प्राइस है ये 100.5 से 101.5 दिखने लग जाएगा, क्योंकि ये एग्री हो गया, राइट। ये लेटर से 101 पर एग्री हो गया, 102 पर नहीं 101 पर एग्री हो गया। तो ये प्राइस आपको 101.5 दिखने लग जाएगा स्क्रीन पर, करेक्ट। तो अभी किसकी बात मानी गई? तो आंसर है सेलर की बात मानी गई, क्योंकि उसने 102 बोला, इसने बोला कि ठीक है मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं, आपकी साइड ही आ रहा हूं। तो वो किसने डोमिनेट कर दिया? तो आंसर है सेलर ने। सेलर ने कहा मैं महंगा दूंगा, वो बायर मान गया। तो इसका मतलब बायर जो है वो बहुत ही क्लियर है इस चीज को लेकर कि ये चीज जो मैं बाय करने जा रहा हूं इसकी इतनी वर्थ है, इसके लिए इतना पैसा दिया जा सकता है। और सेलर भी अपनी चीज के बारे में बहुत ही क्लियर है कि मैं इसको कम से कम इतने में तो बेचूंगा क्योंकि इसकी वर्थ इतनी है, राइट। तो इसका मतलब यह है कि बायर और सेलर जो है बहुत ही क्लियर हैं एक चीज को, एक असेट को लेकर
ठीक है, उसी की वजह से उसका प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। या मैं कहता हूं इसका वाइस वर्सा उल्टा भी अगर हो रहा होता तो उस केस में क्या होता कि ये यहां पर 99, 90, 97, 96, 95 ऐसा कुछ भी वैल्यू को लेकर जाता, अगर प्राइस को नीचे की तरफ लेकर जाता, तो इसका मतलब उस केस में भी हम कहते हैं कि बायर या सेलर जो है वो कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं रखता है, अपने असेट के बारे में बिल्कुल क्लियर है। इस बात का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए प्राइस घट रहा है तो बायर बहुत ही क्लियर है कि इस चीज का ये डिमांड नहीं होनी चाहिए, इसका ये प्राइस नहीं होना चाहिए, ये एक्चुअल में इससे कम रखता है, तो इसलिए जब वो बिड लगा रहा है तो उससे कम की लगा रहा है, करेक्ट। तो सेलर भी ये मान के चलता है कि हाँ, अगर डिमांड आ ही नहीं रही है, लोग खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसका मतलब मेरी जो असेट है वो उतनी वर्थ नहीं रखती है, तो मुझे प्राइस घटाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से प्राइस नीचे की तरफ जाने लग गया। तो लेकिन प्राइस ऊपर गया या नीचे गया, दोनों केस में बायर और सेलर जो थे वो कैसे थे, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं था, वो अपने असेट को लेकर बिल्कुल क्लियर थे। तो इससे क्या हुआ कि वहां पर जो है मार्केट जो है वो कैसा हो गया, अनडिसाइडेड हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए लोग बहुत ही क्लियर है अपनी चीज को लेकर तो वो डिसाइडेड होता है, लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट में कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि प्राइस कितना होना चाहिए, तो इस तरह का मार्केट कैसा हो जाता है, अनडिसाइडेड हो जाता है। जैसे मान लीजिए कभी सेलर कहता है कि नहीं मैं 101 में दूंगा, राइट, फिर वो कहता है कि 99 में दूंगा, फिर सेलर कहता है कि नहीं मैं 100 में दूंगा, तो फिर बायर उसकी बात मान लेता है। तो अगर कभी ऐसा हो रहा है कि कभी हर एक सेकंड पर कभी बायर की बात मानी जा रही है, कभी सेलर की बात मानी जा रही है, हर एक घंटे के अगर आप ड्यूरेशन में देखोगे तो वहां पर भी कभी बायर आधा घंटे बायर कह रहा है, बायर की बात मान रहे हैं, आधा घंटे सेलर की बात मान रहे हैं, तो इस तरह से हो क्या रहा है, तो आंसर है कि वो डिसाइडेड ही नहीं है। अगर ये डिसाइडेड होता, अपने असेट को लेकर बहुत ही क्लियर होता सेलर या बायर, तो क्या होता, तो आंसर अगर असेट के लिए वो क्लियर होता तो बायर उसका प्राइस बढ़ाता चला जाता, तो मार्केट में एक मोमेंटम आता वन साइडेड, या सेलर अपने प्राइस को घटाता चला जाता तो वन साइडेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक मूवमेंट आता। जब चीजें रेंज के अंदर आ गई, इस बात का मतलब ये है कि वहां पर वो दोनों ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इसकी फेयर वैल्यू क्या रखी जाए, बायर और सेलर। तो जब भी अनडिसाइडेड होगा तभी रेंज फॉर्म होगी। और दूसरी चीज ये कि बायर एंड सेलर आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। इस बात का मतलब ये है कि अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा आ गई, डिमांड ज्यादा आने का क्या मतलब होता है कि बायर ज्यादा आ गए, तो यानी कि सेलर कम है बायर ज्यादा है, तो अभी ये सिनारियो चल रहा है, दिस इज सेलर दिस इज बायर। तो बायर ज्यादा होने पर मार्केट में प्राइस ऊपर की तरफ गया, ठीक है, डिमांड बढ़ी। दूसरी केस में क्या हो रहा है कि मार्केट में सेलर बढ़ गया, बायर कम आया, यानी कि डिमांड कम हो गई, तो अब इसको अपने प्राइस को घटाना पड़ेगा, करेक्ट। तो फिर से एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन क्या हो कि अगर बायर और सेलर दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, करेक्ट, तो उस केस में वहां पर जो फाइट होगी वो एक रेंज की फाइट होगी, जो कि एक अनडिसाइडेड फाइट रहेगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि रेंज फॉर्म तभी होगी जब बायर और सेलर इक्वल होंगे और मार्केट का एक फेयर प्राइस डिसाइडेड नहीं हो पा रहा है, यानी अनडिसाइडेड है, तो रेंज का फॉर्मेशन होता है। नाउ एक और चीज हमें वहां पर देखने को मिल सकती है कि बिग पार्टिसिपेंट आर बिल्डिंग पोजीशन क्वाइटली। अब मार्केट में जो मार्केट मेकर है, जो सेलर है, वो हमेशा सेलर ही नहीं बना रहता है, वो बायर भी बनता है। इस बात का मतलब ये है कि अगर आपको बहुत ही स्ट्रांगली बायर भी दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रांगली सेलर भी दिखाई दे रहे हैं, तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में बायर और सेलर आए कहां से, तो आंसर है कि जो मार्केट मेकर है वो अब वो कुछ बायर की साइड में भी आ गया, यानी कि उसको वो बाय भी कर रहा है। और जब भी मार्केट मेकर इस तरह की चीजें करता है कि वो चुपचाप साइलेंटली बाइंग वाली साइड में जाकर बैठता है, तभी वहां पर चीजें स्ट्रांग होती हैं। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ये होता है कि मान लीजिए सेलर तो मार्केट में है, वो तो मार्केट मेकर है, वो तो हर वक्त रहता है, अब कुछ रिटेल ट्रेडर सिर्फ आ रहा है अगर बाइंग के लिए, तो उसका नंबर हमेशा कम रहेगा, करेक्ट। अब अगर ये नंबर बराबर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आंसर है मार्केट मेकर को इसकी साइड में, कुछ मार्केट मेकर को इसकी साइड में आना पड़ेगा और इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब मार्केट मेकर यहां पर अपनी पोजीशन को बिल्ड कर रहा है, ठीक है, बायर की साइड में। सो प्राइस जो है वो कब मूव करेगा, प्राइस मतलब किस तरह के मूवमेंट देखने को मिलेंगे, तो आंसर है सपोर्ट तक जाता है, फिर वापस से रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट की तरफ जाएगा, फिर वापस से रेजिस्टेंस, तो एक रेंज के अंदर ही वो घूमता रहेगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बायर जो मार्केट मेकर है वो धीरे धीरे पोजीशन बाइंग की साइड में भी बनाता है,
फिर सेलिंग की साइड में भी बनाता है, बाइंग की साइड में भी, सेलिंग की साइड में भी। तो इस वजह से वो रेंज में चला जाता है, ठीक है। जैसे एक ये एग्जांपल हमने लिया कि मान लीजिए निफ्टी जो है वो ट्रेड कर रहा है 25,000 एंड 25,400। तो 25,000 पर मान लीजिए निफ्टी यहां पर है और दिस इज 25,400, ठीक है। अब होगा क्या, तो आंसर है कि 25,000 पर जब मार्केट आएगा, ठीक है, तो बायर वाली साइड में आ जाएगा मार्केट मेकर, ठीक है। अगर वो आया तो क्या होगा, तो आंसर है वो मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर चला जाएगा, ओके। फिर जब वो 25,400 पर पहुंचा तो क्या होगा, तो आंसर है कि जो सेलर वाला जो मार्केट मेकर बायर की साइड में था, अब वो सेलर की साइड में आ गया। वाई, ऐसा वो करेगा क्यों, उसे क्या मजा आ रहा है ऐसा करने में। तो आंसर है कि अगर हम लोग बिगनर या रिटेल ट्रेडर की बात करें जो कि एक लॉट के साथ काम करता है, तो उसके लिए अगर 20 या 50 पॉइंट का मूव अगर आ रहा हो मार्केट में, तो उसको कुछ बड़ा प्रॉफिट का पोटेंशियल नहीं बनता है। इस बात को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि एक लॉट में 100 क्वांटिटी है, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं एक लॉट में 100 क्वांटिटी है, ठीक है सर। तो मान लीजिए आपका 20 पॉइंट ये मूव करता है, ठीक है। अब आपने जो प्रीमियम बाय किया वो लेटेस्ट से एग्जांपल के लिए कहते हैं कि चलो आपने 20 रुपीज का बाय किया, ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट 20 पॉइंट मूव कर गया, ठीक है, और आपका जो प्रीमियम है वो 20 पॉइंट मूव करने पर मैं ये कहता हूं कि 20 से 25 हो जाता है, एग्जाम्पल के पर्पज के लिए सिर्फ, ठीक है। तो आपका 5 रुपीज का प्रीमियम इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो 5 रुपीज का प्रीमियम एक क्वांटिटी पर इंक्रीज हुआ है, इसका मल्टीप्लाई में अगर अपने एक लॉट से कराऊं तो इसमें जो आपका प्रॉफिट बनेगा दैट इज 500, ये बना, ठीक है, ये पोटेंशियल बना उसका 500 बनने का। अब मैं आपसे कहता हूं कि क्योंकि आपका सिर्फ 500 का पोटेंशियल का प्रॉफिट का पोटेंशियल दिख रहा है, तो आपको 20 पॉइंट पर बहुत ज्यादा बेनिफिट दिखेगा नहीं। अब सडनली हो क्या रहा है कि अब वो वापस भी ले जाता है। तो होता ये है कि जैसे ही आपको 500 तक वो दिखा भी, लेकिन अचानक से फिर वो वापस से जाने लग गया, तो ये वापस से 20 से 19 की तरफ आ जाता है। ऑप्शन बायर के लिए, रिटेलर के लिए बात कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है। तो वो यहां पर 19 की तरफ आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि फिर से आप 1 रुपीज के लॉस में आ गए, यानी -100 दिखाने लगेगा स्क्रीन पर। फिर से वो वापस से लेकर जाएगा। अब जो वापस से लेकर जाएगा उसके सिनारियो को मैं अभी यहां पर होल्ड कर रहा हूं। पहले आप इतना समझ लो कि ये 500 आया, राइट, ये बहुत छोटी सी क्वांटिटी आई अगर देखें हम तो लेकिन ऑप्शन जो सेलर है, जो मार्केट मेकर है, जिसने यहां पोजीशन बनाई होगी, उसने तो इतने नंबर ऑफ लॉट लिए होंगे जिसका मतलब कैलकुलेशन करना भी मुश्किल होगा। अगर पूरे मार्केट मेकर को देखो तो बहुत बड़ा नंबर ऑफ लॉट होगा। तो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए भी कहता हूं कि उनके सारे लॉट को मिलाकर लेटेस्ट सिर्फ एग्जांपल के लिए कहता हूं कि 1 करोड़ की क्वांटिटी है सारे लॉट को मिलाकर, ठीक है, सारे मार्केट मेकर का। ये मैंने बहुत छोटा नंबर बताया है, हालांकि वो उससे भी बहुत बड़ा होता है। तो अगर मान लीजिए उसने सिर्फ 1 करोड़ की क्वांटिटी भी ले रखी है, तो 1 करोड़ का मल्टीप्लाई आप करा रहे हो सिर्फ 5 रुपीज में, है ना। 5 रुपीज का इंक्रीमेंट रिटेलर को भी मिला था, तो ऑफकोर्स बायर को भी वही मिलेगा। बहुत ही फेयर चीजें होती हैं इसमें। तो 5 इंटू 1 करोड़ क्वांटिटी दैट इज 5 करोड़, ठीक है। तो इसका मतलब वो 20 पॉइंट में वो 5 करोड़ का बेनिफिट ले रहा है, बट आप कितने का ले रहे हो, 500 का, क्योंकि आपका लॉट साइज ये है, करेक्ट। तो अब मैंने सिर्फ आपको उस चीज का आंसर करने की कोशिश की है कि मार्केट में मार्केट मेकर रेंज बाउंड के अंदर भी पैसा कमाएगा, एज अ बायर भी, इस बात को ध्यान रखना, और एज अ सेलर भी कमाएगा। तो अब यहां पर हुआ क्या कि इस जगह पर आकर उसने बाइंग की 25,000 पर और मार्केट को ऊपर लेकर गया, रुपीज में 5 रुपीज का बस चेंज आया, ठीक है। तो उसने 5 करोड़ वहां पर बना लिए, करेक्ट। लेकिन अब ये बनाएगा कैसे, ऐसा थोड़ी है कि वो ऊपर गया तो वहां पर वो स्क्रीन पर तो दिखेंगे, लेकिन उनको सेल भी तो करना पड़ेगा ना। तो आंसर हाँ सा सेल तो करना पड़ेगा। तो जो पोजीशन बाइंग की यहां बनाई गई थी उसको जब तक सेल नहीं करोगे तब तक वो प्रॉफिट रियलाइज नहीं होगा, करेक्ट। तो यहां पर आकर वो इतनी बड़ी क्वांटिटी जो उसने ली थी, उस क्वांटिटी को वो क्या करेगा, सेल करेगा। तो यानी कि जो इतना बड़ा मार्केट मेकर जो बायर की साइड में आया था, अब वो इमीडिएट तुरंत ही क्या बन गया, तो आंसर वो सेलर बन गया। अब वो जो सेलर बना तो उसने सेल किया है, तो किसी ने तो बाय किया होगा ना। तो आंसर हाँ, किसी ने तो बाय किया होगा। तो जिसने बाय किया है ना,
यानी कि अब वहां पर कोई बाइंग वाली साइड में आ गया। तो वो कौन होगा? तो आंसर वो भी मार्केट मेकर ही होगा जिसने यहां पर बाइंग वाली साइड में बाय कर लिया उतनी बड़ी क्वांटिटी। अब क्या होगा? क्योंकि उसने अचानक से सेल किया था इतनी बड़ी क्वांटिटी को, तो फिर से क्या हुआ? तो आंसर मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ गया, क्योंकि सेलर बड़ा हो गया, सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई, तो फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया। अब यहां पर फिर से उसने एंट्री ली, उसने सेल किया तो किसी ने तो बाय किया होगा, हर प्राइस पर बाय कर लिया होगा, फिर से वो मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा। वाई? क्यों लेकर जाएगा? क्योंकि जब वो बाय करता जा रहा होगा मार्केट मेकर, तो अगेन फिर से क्या हो रहा होगा? फिर से मार्केट में डिमांड बढ़ी तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा उतना ज्यादा? क्योंकि जो सेलर है और बायर है वो आपस में कैसे हैं? तो आंसर लगभग इक्वल ही है, क्योंकि बायर भी वही है और सेलर भी वही है। केवल प्रॉब्लम यह है कि यहां पर अगर वो वन रुपीज का भी उसे प्रॉफिट हो रहा होगा, केवल मतलब एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा मूवमेंट करने में उसको तो 1 रुपीज का भी प्रॉफिट हो रहा होगा, तो ओवरऑल प्रॉफिट उसका ज्यादा दिखेगा, करेक्ट। लेकिन जो रिटेलर है जो यहां पर बीच में एंट्री करने की कोशिश करेगा, उसके साथ प्रॉब्लम क्या है? उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि जब ये वापस आएगा तो ये प्राइस 20 ना रहकर 19 हो जाएगा, ठीक है। अगली बार जब वो जाएगा तो प्राइस जो है वो 24 पर जाएगा, 25 पर नहीं। कहां पर जाएगा? 24 पर जाएगा। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जब ये प्राइस 25,400 पर पहली बार गया तो वहां पर जो है 20 रुपीज का प्रीमियम 25 रुपीज दिखा रहा था, लेकिन मैं कहता हूं एट द सेम टाइम अगेन जब वो वापस से जाएगा ना, इसी जगह पर वापस जाएगा, तो उसका प्रीमियम आपको 24 दिखाएगा। वाई? बिकॉज टाइम डिके हुआ, कुछ भी टाइम स्पेंड होगा तो जो पिछली वैल्यू थी उससे ज्यादा वैल्यू हो ही नहीं सकती। वो तभी हो सकती है जब मार्केट में एक इम्बैलेंस आ जाए, यानी कि बायर बहुत ही स्ट्रांगली बायर ही वहां पर रहें और मार्केट में सेलर कम हो जाएं। इस बात का मतलब ये है कि जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो सेलर जिसने जो क्वांटिटी यहां पर इतनी सारी बाय की थी वो यहां पर सेल ना करे, यहां पर और भी ज्यादा बायर एंटर होते चले जाएं, मार्केट मेकर भी हर जगह पर केवल बायर ही बना रहे, तब उस केस में इसका प्राइस इसको तोड़ेगा, ऊपर निकलेगा, तब तो ये प्राइस से यहां पर प्राइस ज्यादा हो सकता है, अदरवाइज वो प्राइस ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगर मार्केट में जितनी क्वांटिटी यहां बाय करता है मार्केट मेकर और यहीं पर जाकर फिर से डंप कर देता है, फिर बाय करता है, फिर से डंप करता है, अगर वो कंटिन्यूअसली ऐसे कर रहा है तो यानी कि बहुत ही क्लियरली मार्केट में बायर या बहुत ही क्लियरली मार्केट में सेलर है ही नहीं, करेक्ट। तो उस केस में मार्केट अनडिसाइडेड मार्केट है। तो आपको मूवमेंट समझ में अब आ गए होंगे तो किस तरह से काम करेंगे। अब अगली बार भी अगर ये यहां पहुंचेगा तो ये हो सकता है कि 23 दिखाई दे, 25 दिखाई देगा, इसके कोई चांस नहीं है। इसके चांस फिर से तभी बनेंगे जब यहां पर बाइंग हुई, अगेन बाइंग, बाइंग, बाइंग एंड अगेन बाइंग एंड अगेन बाइंग, तभी मार्केट में 23 का प्राइस टूटकर इस 25 को ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर निफ्टी का एग्जाम्पल हो गया, जिसको आपको बात समझ आ गई होगी। डेली लाइफ का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मान लीजिए एक बॉल है जो बाउंस कर रही है बिटवीन 2 बॉल्स। मैंने इस वाली वॉल पर सामने एक बॉल को फेंक के मारा, वहां गई, इधर वाली वॉल पर टकराई, फिर उधर गई, फिर इधर टकराई, केवल यही चल रहा है। तो ये क्या चल रहा है? रेंज बाउंड। जब तक वो इस वॉल को नहीं तोड़ेगी यानी कि रेजिस्टेंस, जब तक वो इस बॉल को नहीं तोड़ेगी यानी कि सपोर्ट, तब तक मार्केट में उस बॉल का आगे निकल जाना, यानी कि इस रूम के अंदर उस बॉल का आगे निकल जाने की प्रोबेबिलिटी 0% है, उस अनटिल अनलेस रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाली ये 2 बॉल है इनको ना तोड़ते, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन की। क्या मतलब है सर कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन? तो ये मैंने आपको साइकिल हालांकि अभी अभी समझाया है, जो यहां पर मैंने निफ्टी का एग्जांपल समझाया, ये मैंने कंप्रेशन का ही एग्जांपल आपको दिया था। कंप्रेशन हैपन्स कब होता है मार्केट में? कंप्रेशन यानी प्राइस जो है, मार्केट जो है वो रेंज बाउंड हो कैसे जाता है, क्या रीजन है उसका? तो आंसर है कि प्राइस मूवमेंट बिकम स्मॉलर, ठीक है, कैंडल्स जो है वो श्रिंक करने लगती हैं, वोलेटिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। इसका मतलब मार्केट इज स्टोरिंग एनर्जी। क्या मीनिंग है इस बात का? देखो, इस बात का मीनिंग ये है कि मार्केट में जैसे यहां पर आपको बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है, रेड दिख रही है, फिर वो कैंडल छोटी होती चली जा रही है, राइट। तो ये कैंडल जो ग्रीन कैंडल बनी थी,
ये कैंडल बड़ी कैंडल कैसे बनी होगी? तो आंसर है यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली डिमांड आई होगी। जब भी मैं कहता हूँ डिमांड तो आप सोचना मैं बायर कह रहा हूँ, बहुत ही स्ट्रांगली बायर आए होंगे। फिर क्या हुआ होगा, उन बायर्स ने क्या किया, जो अगर वो मार्केट मेकर थे तो उन्होंने वहां पर जाकर सेल कर दिया, एक बड़ी रेड कैंडल बन गई क्योंकि एक बड़ी क्वांटिटी सेलिंग चल रही है। अगली बार क्या हुआ, तो आंसर है अगली बार कैंडल छोटी 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 और छोटी इसलिए होती चली गई क्योंकि उस जगह पर अब वहां पर क्लियरली बहुत ही मतलब बायर या सेलर इक्वल अब बन चुके हैं। मतलब अब वो बहुत ही क्लियरली ऐसा नहीं हो रहा है कि अब एक साइड में पूरा बायर बना हुआ है या एक साइड में पूरा सेलर बना हुआ है। अब वहां पर बहुत ही साइलेंटली वोलाटिलिटी जो है वो रिड्यूस होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा होगा, तो आंसर है जो मैंने जैसे आपको अभी बोला कि जो मार्केट मेकर है वो बायर की साइड में कुछ एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है, चीजों को धीरे धीरे बाय करने की कोशिश कर रहा होगा। तो जो मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया ना कि उन्होंने 1 करोड़ क्वांटिटी ली, तो वो 1 करोड़ क्वांटिटी ऐसा नहीं है कि वो एक बार में सीधा उस क्वांटिटी का ऑर्डर दे देता होगा। जब आप ऑर्डर फ्लो वाली क्लास को देखते हैं तो आपको ये बात समझ में आएगी कि यहाँ पर जितना भी प्राइस होगा, जैसे कि 20, तो वो 20 पर भी बिड लगा रहा होगा, 20.5 पर भी लगाएगा, 21 पर भी लगाएगा, 21.5 पर भी लगाएगा। ये जो 25 तक जब प्राइस पहुंचेगा उसके हर पॉइंट पर वो बाइंग करेगा, तब जाकर 1 करोड़ क्वांटिटी जो है वो बाय हो पाएंगी। इस बात को उस मार्केट में समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सीधा उसने 20 का प्राइस था तो ले जाकर सारे लॉट एक बार में लगा दिए और बात खत्म हो गई। नो, ऐसा नहीं है। हर प्राइस पर वो क्या कर रहा होगा, एक्यूमुलेट कर रहा होगा। हर प्राइस पर वहां पर फिर से वो सेलिंग चल रही होगी, जो वो मार्केट मेकर की साइड से हर प्राइस पर सेलिंग चल रही होगी, फिर हर प्राइस पर बाइंग चल रही होगी। तो यहां पर वो धीरे धीरे हर बार उस साइकिल में अपनी जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है उनको कलेक्ट करता जा रहा होगा। क्या मतलब है इस बात का? देखो, इस बात का मतलब यह है कि पहले मान लीजिए एग्जांपल के लिए कहता हूं मैं कि मुझे 1 करोड़ क्वांटिटी चाहिए, ठीक है सर। तो जब मैंने प्राइस यहां पर बिड लगाऊंगा, मैं मार्केट मेकर हूं और मैं बिड लगाऊंगा, तो जब मैं पहली बार में जब इसको यहां लेकर गया, ठीक है, तो इस 1 करोड़ क्वांटिटी में से मेरे जो ऑर्डर फिल हो पाए वो सिर्फ हो पाए 10 लाख, 1 मिलियन सिर्फ, ठीक है। लेकिन मुझे कितने चाहिए, 1 करोड़ क्वांटिटी चाहिए। तो अब पहले साइकिल में तो ये हो पाया। अच्छा, अब मान लीजिए मैं ऑप्शन सेलर भी हूं, तो सेम सिनारियो मेरे साथ है कि मुझे 1 करोड़ क्वांटिटी क्या करनी है, सेल करनी है। लेकिन पहली बार में मेरे कितने ऑर्डर जो है वो फिल हो पाए, तो आंसर है 10 लाख, करेक्ट। तो 10 लाख बाय हुए, 10 लाख सेल हुए। फिर अब जो अब बायर की बात करें तो वो फिर से यहां पर पोजीशन बनाने आएगा, उसी प्राइस पर फिर से और बनाएगा। वो सारे प्राइस पर उसे ये सारी चीजें चाहिए थी। तो लेट अस से एग्जांपल के लिए कि 20 रुपीज के प्राइस पर 21, 22, 23, 24 एंड 25 ये जो प्राइस है, इन सारे प्राइस को मिलाकर सपोज करिए 2 लाख क्वांटिटी आ गई। जैसे 20 पर 2 लाख आ गई, 21 पर भी 2 लाख आ गई थी, 22 पर भी 2 लाख आ गई थी, इस तरह से सिमिलरली 25 तक 2 लाख आ गए। तो ये 2 लाख मिलाकर सारी क्वांटिटी मिलाकर कितनी क्वांटिटी आ चुकी मेरे पास, 10 लाख क्वांटिटी का मैं बायर बन गया। लेकिन मुझे तो इस रेंज के अंदर जो है अपनी बाइंग ऐसे करनी थी सच दैट कि मेरे पास 1 करोड़ क्वांटिटी हो। तो क्या करना पड़ेगा, तो आंसर है कि मुझे एक बार फिर से इसी साइकिल को वापस से चलाना पड़ेगा। ठीक है, चलाओ। तो चला लिया। अब अगेन 20 से लेकर 25 तक के प्राइस पर फिर से बाइंग की और मेरे पास 10 लाख और आ गई। अभी भी लेकिन 1 करोड़ तो नहीं हुई, अभी भी 20 लाख ही है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, तो आंसर है फिर से ये मार्केट नीचे आएगा। और ये नीचे क्यों आ रहा है, तो ध्यान रखना, जब मैं इधर से जाता हूं तो बायर वाली बात बोलता हूं और जब मैं उधर से आ रहा हूं तो सेलर वाली साइड से बोल रहा हूं कि सेलर को भी कितनी 1 करोड़ क्वांटिटी सेल करनी है। तो इस बार कितनी हो पाई थी, 10 लाख। ठीक है, अब फिर इससे अगली बार में 10 लाख होंगी। तो इस तरह से ये जो साइकिल है इसको थोड़ी देर चलाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर कहें या मैं कुछ दिन कहूं या कुछ वीक कहूं, तो वो एक ही बातें हैं, क्योंकि कितनी क्वांटिटी एक्यूमुलेट करनी है बायर को या सेलर को, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितनी देर में वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं। अगर वो एक दिन में ही हो जाती हैं, अच्छी बात है, एक दिन मार्केट रेंज बाउंड रहा। एक वीक में जाकर अगर ये 1 करोड़ हो पाई तो एक वीक लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर 1 मंथ लगा तो 1 मंथ भी हो सकता है, रेंज बाउंड ही रहे मार्केट। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता है कि मार्केट में जो चीजें हैं
वो मार्केट बंद हो गया एक महीने के लिए, ऐसा नहीं होता कि 1 मंथ तक ना मार्केट में कुछ हुआ नहीं, का मतलब ये नहीं है कि वो रिटेलर के लिए कुछ नहीं हो रहा, बिगनर के लिए कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मार्केट मेकर के बीच में तो हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहेगा और बड़ी क्वांटिटी में चलता रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर वो बाइंग के 5 साइकिल चलाएगा, 10 साइकिल चलाएगा, तो 10 लाख एक साइकिल में अगर उसको मिल रहा है, राइट, तो वो ऐसे 10 साइकिल चलाकर जब उसका 1 करोड़ का क्वांटिटी कंप्लीट हो जाएगा, फिर उस पॉइंट पर जाकर डिसाइड होगा कि जो उसका एवरेज है बायर का, जो एवरेज बना है वो क्या बना है, और सिमिलरली जो सेलर है उसका सेलिंग का एवरेज क्या बना है। उनके एवरेज के बेसिस पर फिर मार्केट में मूवमेंट आएंगे, एक चीज। और दूसरा फिर ये कि जो मार्केट मेकर है फिर वो किस साइड शिफ्ट होना पसंद करेगा उस एवरेज के बाद। अगर उसका शिफ्ट होना, मान एग्जाम्पल के लिए कहता हूँ कि इस बायर का जो एवरेज था वो एग्जाम्पल के लिए कहता हूँ कि 24 का बना, मार्केट मेकर का यही एवरेज है, राइट, तो उसको ये करना ही पड़ेगा कि वो मार्केट को इससे थोड़ा सा ऊपर लेकर जाए। कितना लेकर जाए, तो आंसर है कि 26, 27 ऐसा कुछ लेकर जाए, जिसमें उसके प्रीमियम को कुछ ना कुछ उसको प्रीमियम मिले। अगर उसको 2 का भी प्रीमियम मिलता है तो वहां पर क्या होगा, तो आंसर है इसका मल्टीप्लाई इस क्वांटिटी में होगा, करेक्ट, वो उसका प्रॉफिट का सिनारियो बनेगा। अगर वो जितना ज्यादा लेकर जा पाएगा उतना ही ज्यादा बेटर है। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर मार्केट मेकर कितनी पोजीशन को बनाकर बैठा हुआ है। अगर सेलर जो है कम पोजीशन बनाकर बैठा हुआ है, बायर ज्यादा पोजीशन को बनाकर बैठा हुआ है। एग्जांपल के लिए ये तो मैंने आपको एक ऐसा एग्जांपल दिया जहां पर कैंडल एग्जैक्ट इक्वल बन रही हैं, लेकिन एग्जैक्ट इक्वल कैंडल बने ये नेसेसरी नहीं है मार्केट के अंदर, आप ये बात जानते हो। तो वहां पर ऐसा हो सकता है कि जो बायर है वो तो 1 करोड़ क्वांटिटी को बाय करना चाह रहा है, करेक्ट, लेकिन जो सेलर है वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कहता हूं कि 50 लाख को ही कर रहा है। तो अगर बायर ने 1 करोड़ क्वांटिटी का यहां पर बना लिया पोजीशन और इसने 50 का ही बनाया है, तो वो अपने एवरेज के हिसाब से, क्योंकि बायर ज्यादा है तो वो उसको ऊपर की तरफ लेकर जाएगा, तो वो मूवमेंट वैसा बनेगा। अब सोचो आप मार्केट में एक ऐसी चीज गैस करने की कोशिश करते रहते हो हर वक्त कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। आप इस डायरेक्शन के बारे में सोचो, आपको कैसे पता चलेगा कभी भी लाइफ में कि जो मार्केट मेकर वहां पर बैठा हुआ है वो जो पोजीशन बना रहा है, तो वो दोनों साइड क्योंकि बना रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस साइड में ज्यादा है किस साइड में कम है। तो आंसर है कि हम सिर्फ कुछ क्वांट की हेल्प से बस हम सिर्फ इतना क्लियर पता कर सकते हैं कि मार्केट में वॉल्यूम कहां पर बन रहा है, राइट, उनके पीछे की साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप 100% करेक्ट कभी भी नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि कोई क्या सोच रहा है कहीं पर बैठकर कि मैं कितनी क्वांटिटी बाइंग कर रहा हूं या मैं सेलिंग कर रहा हूं, ये आपको कभी नहीं पता चलेगा। उसके फुटप्रिंट जो होते हैं वो ऑप्शन चेन में आपको दिखाई देते हैं, राइट, वो आपको वॉल्यूम में दिखाई देते हैं, आपको ऑर्डर फ्लो में दिखाई देते हैं। इन फुटप्रिंट की हेल्प से, मैथमेटिक्स की हेल्प से आप कुछ चीजें बस गैस तो मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कुछ प्रोबेबिलिटी आप उसकी निकाल सकते हो। तो वो प्रोबेबिलिटी जितनी ज्यादा आप एक्यूरेट करते जाओगे प्रैक्टिस करके, तो वो धीरे धीरे 95+ तक भी जा सकती है। तो फिर उस केस में तब आपकी ट्रेडिंग में बहुत बड़ा चेंज आ चुका हो, क्योंकि आप जान चुके होगे कि अभी इस टाइम पोजीशन कौन बना रहा है, ठीक है। तो इसलिए बहुत 100% प्रोबेबिलिटी पर तो आप नहीं जा सकते कि अभी यहाँ पर जो पोजीशन बन रही है वो बायर की मतलब मार्केट मेकर की ही है या रिटेलर यहाँ पर एंटर कर रहा है। तो ध्यान रखना, मूवमेंट जो है वो मार्केट मेकर की वजह से ही आएगा, रिटेलर की वजह से कभी नहीं आएगा। बस हाँ, रेंज बाउंड मार्केट में जब मार्केट में रिटेलर एंटर करने की कोशिश करता है तो वो उसका प्रीमियम डिक्रीज होता रहता है, उसका कोई एक एवरेज ऐसा तो नहीं बन रहा, क्योंकि एक लॉट की बात कर रहा है, एक लॉट जो खरीदा, जो प्राइस पर खरीदा वही उसका एवरेज है, राइट। तो इसलिए वहां पर एवरेज ऐसा एवरेज नहीं आ जाता है कि जो एक ऐसा एवरेज हो कि थोड़ा सा मूवमेंट करने पर फटाफट से प्रॉफिट लेकर बाहर हो जाए सके। तो इसलिए मैं कहता हूं कि रेंज बाउंड मार्केट में जो है कोई काम नहीं है बायर का। तो कंप्रेशन के केस में जो है मैंने यहां पर ये लिखा कि स्टोर हो रही है एनर्जी, इस बात का सब मतलब आप समझ गए होंगे। अब एनर्जी स्टोर होने का मतलब ये है कि अभी तो ये सब इकट्ठा कर रहे हैं, और जिस साइड की एनर्जी ज्यादा हो गई होगी, यानी कि बायर के पास ज्यादा क्वांटिटी आ गई होंगी या सेलर के पास ज्यादा क्वांटिटी आ गई होंगी, उसके अकॉर्डिंग वो एनर्जी जब फ्लो करेगी तो इतनी स्पीड से फ्लो करेगी, क्योंकि होना जब क्वांटिटी कलेक्ट हो गई है तो जब उनको बाहर निकालना होगा, यानी जब बाइंग हो चुकी है और जब उन्हें सेल करना होगा, तो फिर बड़े बड़े ऑर्डर आएंगे और बहुत तेजी से मूवमेंट वहां पर देखने को मिलेंगे। तो अभी कंप्रेशन के केस में क्या होती है, एनर्जी स्टोर हो रही है, हम इकट्ठा कर रहे हैं उसको, ठीक है।
तो ये रेंज जो है वो आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। जैसे एग्जांपल की 25,000 से 25,400, फिर उसके बाद 25,100 तक जाता है, फिर 25,300, फिर 25,150, फिर 25,250। तो और ज़्यादा रेंज जो वो टाइट होती जा रही है। यहाँ पर देखेंगे तो 400 का डिफरेंस है, यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो 25,000, यहाँ पर 200 का ही डिफरेंस रह गया, फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो 100 का ही डिफरेंस रह गया। तो ये जो रेंज है वो और ज़्यादा नैरो होती चली जा रही है, और ज़्यादा छोटी छोटी होती चली जा रही है। वो छोटी छोटी जितनी ज़्यादा छोटी होगी, आप समझ जाना कि उतना ही ज़्यादा वहाँ पर एनर्जी स्टोर हो रही है। यहाँ पर जब रेंज बड़ी थी तो बाइंग सेलिंग करके बहुत सारा इकट्ठा किया, यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी किया। अब जितना छोटा होगा आप समझ जाओ कि अब वो एंड पॉइंट आ चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाइंग के लिए अब ऊपर नहीं जा रहा। जो मैंने यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बताया, अब बहुत बड़ी ऊपर तक नहीं जा रहा। अब वो क्या कर रहा है, केवल एक छोटा सा मूवमेंट लेकर जो बाकी की बची हुई क्वांटिटी है उनको ले रहा है, बहुत छोटा सा मूवमेंट करके फिर वापस से सेलिंग वाली क्वांटिटी कलेक्ट हो रही है, फिर बहुत छोटा सा, और भी छोटा, और भी छोटा, और भी छोटा। जितना छोटा छोटा मूवमेंट होना स्टार्ट होगा, यानी कि वो एनर्जी का अब एंड पॉइंट आ गया है स्टोर करने का। अब इसके बाद क्या होने वाला है, तो आंसर एक बबल फटने वाला है, एक गामा ब्लास्ट होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि कलेक्शन हुआ है तो उस एनर्जी को तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। आप उसको रोक कर नहीं रख सकते, उतनी क्वांटिटी को रोक कर करोगे क्या? आपने ऑप्शन बाइंग कर ली, इतनी सारी क्वांटिटी, टाइम डिके होगा, तो हर हाल में आपको निकालना तो पड़ेगा उनको। और जब आप निकालोगे तो वहां पर बनेगा एक्सपेंशन। क्या बनेगा? एक्सपेंशन बनेगा। यानी कि इतनी लार्ज क्वांटिटी जो यहां पर आपने एक्यूमुलेट कर ली थी, अब वो तैयार बैठी हुई है मार्केट में जाने के लिए। अगर बाइंग की क्वांटिटी थी तो सेल होने के लिए वो बेताब है बहुत तेजी से, और अगर सेलिंग की क्वांटिटी थी तो अब वापस से बाइंग करने के लिए रेडी है वो। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स रियलाइज प्रॉफिट तो तभी होगा ना जब ये सारी क्वांटिटी निकल जाएंगी, करेक्ट। तो बाइंग के केस में जैसे ही वो सारी क्वांटिटी सपोज करिए निकालने की कोशिश की तो तेजी से मार्केट नीचे की तरफ भागेगा, राइट। अगर मान लीजिए मार्केट में सेलिंग कर रहे थे, सेलिंग करके एक्यूमुलेट की थी क्वांटिटी, तो तेजी से बाइंग का ऑर्डर लगाना पड़ेगा। सेलिंग अगर पहले की थी तो अब क्या करना पड़ेगा? बाइंग करनी पड़ेगी उन वापस से, तभी तो रियलाइज होगा। तो बहुत तेजी से वो एनर्जी ऊपर की तरफ भागेगी, तो प्राइस जो है वो ब्रेक कर देगा रेंज को जो भी थी। वोलेटिलिटी बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बहुत क्वांटिटी, बड़ी लार्ज क्वांटिटी का आपको ऑर्डर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एनर्जी जो है वो स्टोर हुई थी, जो कि ड्यूरिंग कंप्रेशन, वो क्या हो चुकी होगी? अब रिलीज हो चुकी होगी। यहां पर इतने बड़े बड़े वॉल्यूम आपको दिखाई देंगे। ये समझ आया आपको? तो जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करो तो ठीक है, कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ लिया, लेकिन उसके पीछे क्या चल रहा होगा ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से कंप्रेशन और एक्सपेंशन देखने को मार्केट में मिलते हैं। अगर मान लीजिए बहुत ही टाइट रेंज अगर निफ्टी की कभी देखने को मिल रही है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने देखा कि पहले 300 पॉइंट के मूवमेंट हो रहे थे, बड़े रेंज, राइट, ऐसे जाता था, ऐसे, अगली बार गया इतना ही गया, इतना ही वापस, अगली बार गया और छोटा मूवमेंट, और छोटा मूवमेंट, और छोटा मूवमेंट, यानी कि रेंज अब टाइट होती गई। जितनी टाइट रेंज हुई, ये हमें एक क्लियर इंडिकेशन मिला कि अब एनर्जी लगभग स्टोर हो चुकी है। अब वो क्या करने के लिए तैयार है? रेडी सेट गो, बस बहुत तेजी से जाएगा और बड़े ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे। जैसे कि 25,200 से आपने देखा क्विकली 25,600 हो गया एक ही सेशन के अंदर, बहुत तेजी से ऊपर की तरफ गया, ठीक है। तो जैसे प्रेशर कुकर के अंदर भी यही होता है, पहले तो कंप्रेशन हो रहा होता है, स्टीम जो है वो क्या हो रही होती है? बिल्ड हो रही होती है। जब हम कुछ भी खाना पकाते हैं तो प्रेशर कुकर के अंदर जब आप रख दोगे, स्टार्टिंग में आप देखोगे जो सीटी है वो बजेगी एकदम से ऊपर की तरफ, क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि अभी वहां पर स्टीम बन रही है, अभी धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रही है, धीरे धीरे जो हीट आपने दी है उससे स्टीम बनती रहेगी, बनती रहेगी, बनती रहेगी। और जब वो एक्यूमुलेट इतनी हो जाएगी कि अब उसमें फर्दर जगह नहीं है, सैचुरेट हो गया, तो सैचुरेट होने के बाद अब उसको फटना पड़ेगा, यानी कि बाहर निकलना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ ऐसा तो कुछ ना कुछ ब्लास्ट होगा। अब वो वैसे प्रेशर कुकर के केस में तो उसको ब्लास्ट होना पड़ेगा, लेकिन मार्केट में ऐसा ब्लास्ट जैसा कोई और चीजें नहीं होती हैं। हाँ, ब्लास्ट का केस अगर आप समझना चाहते हो तो ऐसा समझ सकते हो कि ऑप्शन में अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी बाइंग कर रखी है मार्केट मेकर ने, तो वो ब्लास्ट उनके पैसों का ब्लास्ट है। वाई? क्योंकि टाइम डिके की वजह से वहां पर बहुत बड़ा लॉस उनको होगा, करेक्ट। तो जिस तरह से प्रेशर कुकर में स्टीम बिल्ड होती है तो वो कंप्रेशन का केस होता है,
और फिर इसके बाद वो बहुत तेजी से रिलीज होती है, वो एक्सपेंशन का विसल ब्लो, और वहां पर स्टीम रिलीज हो जाती है। सेम वे में मार्केट भी वर्क करता है। ठीक है, तो इस तरह के जो चार्ट आप देखते हो तो उनको देखकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब यहां पर आपको समझ में आ गया दिस इज, बोलो क्या है ये, कंप्रेशन। ये बताओ क्या है, तो आंसर है एक्सपेंशन। ठीक है, ये समझ आया आपको। इसके बाद हम बात करते हैं एक वैल्यू एरिया की। तो जिसने भी वॉल्यूम प्रोफाइल वाली क्लास ली है, तो मैंने वहां पर बताया था कि वॉल्यूम प्रोफाइल के केस में एक वैल्यू एरिया रहता है जहां पर ज्यादातर मार्केट जो है काम करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि वहां पर हमें एक फेयर प्राइस देखने को मिलता है। करेक्ट। तो वैल्यू एरिया की हम थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करते हैं कि वैल्यू एरिया है क्या। वैल्यू एरिया इज द प्राइस जोन वेयर द मार्केट फील कंफर्टेबल। देखिए क्या मतलब है इस बात का कि वैल्यू एरिया क्या होता है। वैल्यू एरिया वो जगह होती है जहां पर बायर और सेलर एक प्राइस पर एग्री हो रहा होता है। इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा समझने की कोशिश करो। जैसा कि मैंने कहा आपको कि जब बायर ज्यादा हो या बायर किसी प्राइस पर एग्री ना हो रहा हो, करेक्ट, तब वहां पर प्राइस में मूवमेंट आएगा। या सेलर ज्यादा हो और सेलर एक प्राइस पर एग्री ना कर रहा हो, तब भी वहां पर मूवमेंट आएगा। लेकिन बायर और सेलर अगर किसी प्राइस पर एग्री कर जाते हैं तो वहां पर एक जोन बन जाता है जिस प्राइस के अंदर बायर और सेलर एक दूसरे के साथ बाइंग और सेलिंग करना पसंद करते हैं। लेकिन जब ऐसा होता है कि एक फेयर प्राइस जो होना चाहिए किसी भी एसेट का, अगर उस फेयर प्राइस से ज्यादा प्राइस हो या कम प्राइस हो, तब वो बायर और सेलर दोनों, अगर ज्यादा है तो वापस से उसे फेयर प्राइस पर लाने की कोशिश करते हैं, कम हो जाता है तब भी वापस से उसे फेयर प्राइस पर लाने की कोशिश करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना कि मान लीजिए किसी एसेट का प्राइस 100 जो है वो इसका फेयर प्राइस है, राइट। तो अगर मान लीजिए ये 95 पर चला जाता है या ये 105 पर चला जाता है, करेक्ट, तो बायर और सेलर को, क्योंकि उन दोनों का मानना ये है कि इस चीज का प्राइस जो है वो 100 है, वो एक फेयर प्राइस है, तो वो क्या करेंगे, वापस से इसको खींच के यहीं लेकर आएंगे। बायर और सेलर दोनों इस तरह से काम करेंगे। अगर इसका प्राइस फेयर प्राइस से कम हो गया है तब भी ये वापस से खींच के यहीं पर लेकर जाएंगे। तो ये वाला जो एरिया है, ये इतना एरिया, ये क्या बन गया, इनके लिए एक वैल्यू एरिया बन गया, जिसमें प्राइस एक फेयर प्राइस से ऊपर जाने पर वापस आएगा, नीचे गया तो फिर से वापस से वहीं पर जाने की कोशिश करेगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से वापस से वहीं आने की कोशिश करेगा। तो ये फेयर प्राइस को के एरिया के जोन में ही घूमता रहेगा, जिसको आप लोग कहते हो कि मार्केट अब एक रेंज बाउंड मार्केट हो गया है। सो दैट एरिया इज नोन एज वैल्यू एरिया। जैसे कि यहां पर आपको दिखा रखा है कि यहां इस रेंज के अंदर ये जो रेंज है ये उस चीज का एक फेयर प्राइस है। आप किसी भी, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो पेन है वो 10 रुपीज का है। अब मैंने तो कह दिया 10 रुपीज का है क्योंकि मैं सेलर हूं, लेकिन आपके हिसाब से आप कहते हो कि इस पेन का जो फेयर प्राइस है वो 6 रुपीज के आसपास होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब क्योंकि एज अ बायर आपने 6 रुपीज इसका प्राइस लगाया है, और अगर आप इसको 6 रुपीज से ज्यादा खरीदने को तैयार नहीं हो, तो क्योंकि जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि इसका प्राइस जो है वो 10 रुपीज है, क्योंकि मैं सेल ज्यादा में करना चाहता था, लेकिन मैं भी जानता हूं कि इसका जो फेयर प्राइस है वो 6 है या मुझे लगता है 7 है, तो मैं अपने प्राइस को 10 से 7 पर लेकर आया, बायर भी 6 से 7 तक आ गया, वो दोनों का एक क्या बन गया, फेयर प्राइस। अब आगे से मैं उस 7 से जैसे ही ऊपर ले जाने की कोशिश करूंगा, बायर वापस से 7 पर लाएगा, क्योंकि उसने कहा था आपने लास्ट टाइम ये मुझे सेल किया है और इसका फेयर प्राइस यही है। अगर बायर मुझसे कहेगा कि मैं इसको अब 4 रुपीज में बाय करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा नहीं नहीं, आपने पहले भी मुझसे 7 रुपीज में बाय किया है, उस पर हम एग्री हुए थे, यही उसका फेयर प्राइस है, आप वापस से ऊपर आओ। तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ जाने का ये जो साइकिल है ये चलता ही रहेगा, और उस केस में हमें एक वैल्यू एरिया देखने को मिलेगा। ये वैल्यू एरिया का वॉल्यूम प्रोफाइल में आपको हाई देखने को मिलता है, ये वैल्यू एरिया का लो देखने को मिलता है। इसके बीच में मोस्ट ऑफ जो ट्रेडिंग है वो यहीं पर होगी। प्राइस जो है वो स्पेंड करेगा मोस्ट ऑफ टाइम इसी के बीच में। बायर एंड सेलर जो है वो एग्री होंगे इस प्राइस पर, ठीक है। इनसाइड द वैल्यू जब तक चीजें हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ बायर और नंबर ऑफ सेलर जो है वो आपस में इक्वल हैं, और तब हम कहेंगे कि मार्केट जो है वो कैसा है, बैलेंस मार्केट है। और अगर इसके बाहर की अगर आप बात करोगे
तो यहाँ पर आपको मूवमेंट यहाँ पर भी बहुत तेजी से देखने को मिलेंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो भी बड़ी तेजी से देखने को मिलेंगे। इसका मतलब बायर और सेलर वहां पर इक्वल नहीं रहे हैं, यानी कि अब जो है वो वैल्यू एरिया से बाहर चले गए। और अगर वैल्यू एरिया से बाहर चले गए तो हम कहेंगे मार्केट में मूवमेंट आ गए हैं या मार्केट अब इम्बैलेंस हो गया है। प्राइस का मूवमेंट तभी होता है बहुत तेजी से जब मार्केट इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस मतलब जब बायर और सेलर इक्वल नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू एरिया का कॉन्सेप्ट है। अब मार्केट के एग्जांपल से अगर आप समझोगे तो अगर मान लीजिए मार्केट जो है वो 25,100 से 25,250 के बीच में ही बार बार अगर घूम रहा है तो आप समझ जाओ कि बायर और सेलर जो है वो एक प्राइस पर एग्री कर गए हैं और वो उसी प्राइस के जोन में रहना चाहेंगे, राइट। अगर मान लीजिए आपको ये जो वॉल्यूम दिख रहा है, राइट, या प्राइस का अगर आपको ये कैंडल दिख रहा है तो ज्यादातर प्राइस जो है वो यहाँ पर जो भी प्राइस है इस प्राइस पर एग्री हुए, इससे इधर वाले प्राइस पर थोड़े से कम एग्री हुए, इससे इधर वाले प्राइस पर और कम एग्री हुए, इससे और इधर वाले प्राइस पर और भी कम एग्री हुए। यानी कि ये जो बीच वाला प्राइस है इसके अलावा अगर मार्केट उधर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो बायर और सेलर कम एग्री होते हैं उस प्राइस पर। बार बार उस चीज को कहाँ लाने की कोशिश करेंगे, सेंटर पर लाने की कोशिश करेंगे, एक फेयर प्राइस पर लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इतनी बात आ गई आपको समझ में। अच्छा, नाउ डेली लाइफ के एग्जांपल समझे तो आप थिंक ऑफ अ होम थर्मोस्टेट टेम्परेचर, यू फील कंफर्टेबल एट 24 डिग्री सेल्सियस, टू हॉट और टू कोल्ड यू रिएक्ट, दैट कंफर्ट जोन इज वैल्यू एरिया। जैसे हमने देखा भी है कि मान लीजिए एक नॉर्मल टेम्परेचर आपको 24 डिग्री सेल्सियस एग्जांपल के लिए मान लो आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हो, लेकिन विंटर्स में अगर मान लीजिए टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला गया तो आपको लगता है अरे अब तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, अब तो थोड़ा गर्मियाँ ही ठीक थी, इससे बेटर है। यानी कि आप कह रहे हो कि 1 डिग्री सेल्सियस से सही क्या था 24 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब वो आपके लिए एक फेयर टेम्परेचर है। लेकिन अगर गर्मियों में वो टेम्परेचर बहुत 50 के आसपास चला जाता है तो आप कहते हो कि नहीं नहीं इससे पहले तो वही वाला सीजन ज़्यादा अच्छा था, वहाँ कम से कम टेम्परेचर कम था। यानी कि आप किस टेम्परेचर की बात कर रहे हो, आप 1 डिग्री सेल्सियस की बात नहीं कर रहे हो, आप फिर से 50 से कहाँ की बात कर रहे हो, 24 डिग्री सेल्सियस की, जो कि आपका कंफर्टेबल जोन है। तो आप हमेशा वहीं पर जाना चाहोगे जो आपका कंफर्ट जोन होगा। और बायर और सेलर का कंफर्ट जोन कहाँ पर होता है, तो आंसर वैल्यू एरिया के अंदर। वैल्यू एरिया के बाहर वो कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो डिस्कंफर्ट जोन में होगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है यानी डिमांड बढ़ी है, यानी बायर ज्यादा हो गए हैं, करेक्ट, तो यानी कि सेलर जो है वो अनकंफर्टेबल हो गया। और अगर प्राइस गिर रहा है तो यानी कि बायर जो है वो उसी कॉल ऑप्शन का बायर जो है वो डिस्कंफर्ट हो गया। तो दोनों में से कोई एक तो डिस्कंफर्ट रहता होगा उस सिनारियो के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद मार्केट में बैलेंस और इम्बैलेंस की बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बट रेंज के टर्म में हमने अभी तक नहीं समझी। रेंज के टर्म में अगर आप देखें तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी इतनी देर में कि मार्केट में बैलेंस कब बनेगा, जब बायर और सेलर लगभग इक्वल होंगे। एग्जैक्ट इक्वल नहीं कहता, जब मैं कहता हूं इक्वल है तो इसका मतलब लगभग आपस में इक्वल है, ठीक है। और साइडवेज मूवमेंट रहेंगे, ओवरलैपिंग कैंडल दिखेंगी ऐसे एक दूसरे के सामने वाली, ऐसे नीचे की तरफ जाते हुए या ऊपर जाते हुए नहीं दिखेंगी। एक रेंज का फॉर्मेशन होगा और मार्केट जो है वो अभी डिसाइड कर रहा है डायरेक्शन को। डिसाइडिंग डायरेक्शन, ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही जरूरी है आपको समझना कि मार्केट अभी डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है। मार्केट में डायरेक्शन बनी नहीं है, अभी डिसाइड कर रहा है। इस बात का मतलब एक्यूमुलेशन चल रहा है और फिर वहां पर बायर या सेलर में से जो भी ज्यादा होगा, अगर ये ज्यादा हो गया तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन बनेगी, ये ज्यादा हो गया तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन बन जाएगी। तो अभी डायरेक्शन डिसाइड हो रही है। ये बैलेंस और इम्बैलेंस की बात हो गई, ठीक है। इम्बैलेंस के केस में क्या होता है, इम्बैलेंस के केस में जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है कोई भी एक साइड, प्राइस जो है वो तेजी से क्विकली मूव करता है, बड़ी लार्ज कैंडल्स देखने को मिलती हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बन जाता है। यानी कि मार्केट हैज मेड अ डिसीजन, यानी कि अभी तक जो यहाँ पर ऐसे चल रहा था तब तो केवल फाइट चल रही थी कि ऊपर ले जाएं कि नीचे ले जाएं। लेकिन जैसे ही मार्केट इम्बैलेंस हुआ होगा, बायर ज्यादा या सेलर ज्यादा हुए होंगे एक साइड में, तो वहां पर मूवमेंट बहुत तेजी से देखने को मिला होगा और यानी कि मार्केट अब डिसाइड कर चुका है। तो ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल का मतलब मार्केट में एक डायरेक्शन डिसाइड हो चुकी है, वहां पर पार्टिसिपेट किया जा सकता है एज एन बायर या एज एन सेलर, ठीक है। डेली लाइफ के एग्जांपल की बात करें तो जैसे टग ऑफ वार का गेम है, अगर दोनों टीम इक्वल फोर्स लगा रही है, मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है, तो जो नेट फोर्स है वो आपस में क्या हो गया, तो आंसर 0। तो इसे हम कहेंगे रेंज फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन एक साइड की टीम अगर ज्यादा फोर्स लगाने लगेगी तो दूसरी वाली साइड की जो टीम है उसको पुल कर सकती है अपनी साइड में,
राइट, वो जीतना स्टार्ट कर देगी। और ऐसा कैसे होगा? तो आंसर है, अगर पहले जो लोग थे जो इक्वली फोर्स लगा रहे थे तो वो तो इक्वली लगाएंगे, नेट रिजल्टेंट 0 ही रहेगा। लेकिन किसी भी एक टीम के साथ अगर और भी कुछ लोग जुड़ गए तो वो खींच लेंगे उसको। तो बिल्कुल टग ऑफ वॉर की गेम की तरह ही मार्केट में चीज़ें काम करती हैं। जब तक वो रेंज में है तब तक दोनों लोग आपस में इक्वल हैं और इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, और जब भी किसी भी साइड में और भी लोग आ जाएंगे तो वहां पर वो वाली टीम जीतना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो ये इम्बैलेंस की कंडीशन बन जाएगी उसमें। अगर क्विक कंपैरिजन टेबल देखें तो आपको अब पूरा जो भी टॉपिक हमने अभी कवर किए हैं उनको एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। रेंज का मतलब क्या होता है? साइडवेज मूवमेंट होता है, ठीक है। और वो मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है? सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, बार बार इसी तरह मूव कर रहा होता है। कंप्रेशन का मतलब याद हो गया आपको? कंप्रेशन का मतलब श्रिंक हो रही होगा और वहां पर जो एनर्जी बिल्ड हो रही है, अभी एनर्जी इकट्ठा हो रही है, ठीक है। फिर इसके बाद एक्सपेंशन आपको याद हो गया कि वहां पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिलता है जब एक्सपेंड होता है मार्केट, यानी कि एनर्जी अब क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, ठीक है। फिर से वैल्यू एरिया क्या होता है? यही कंफर्टेबल प्राइस जोन है जिसको बायर और सेलर जो है वो फेयर प्राइस मानता है, और वहां पर बहुत हाई एक्टिविटी हो रही होगी। उस वैल्यू एरिया में सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलेगा, उस एरिया के अंदर ज्यादातर प्राइस देखने को मिलेगा। तो यानी कि हाई एक्टिविटी हो रही है, एक्टिविटी तो बहुत हाई हो रही है लेकिन मूवमेंट नहीं आ रहा। ध्यान रखना, प्राइस बढ़ नहीं रहा, एक्टिविटी हाई हो रही है का मतलब वहां पर एक्यूमुलेशन चल रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा बाइंग और बहुत ज्यादा सेलिंग वहां पर हो रही है। बैलेंस तब तक बना रहेगा जब तक कि वो इक्वल बायर और इक्वल सेलर रहेंगे। मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि एक रेंज के अंदर आ रहा है। और इम्बैलेंस जब भी हो गया मार्केट तो वन साइड जो है वो डोमिनेट कर रही है, और यानी कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखने को मिलेगा। ये इस पूरी क्लास की एक छोटी सी समरी हो गई जिसको आप फटाफट से याद रख सकते हो। तो रेंज का मतलब क्या होता है? मार्केट अभी रेस्ट कर रहा है। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? मार्केट में अभी प्रेशर बनाया जा रहा है, अभी जो है रिलीज नहीं हुआ, प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन एक्सपेंशन जब भी होगा तो वो प्रेशर क्या कर दिया गया? रिलीज कर दिया गया। वैल्यू एरिया का मतलब कंफर्ट जोन, ठीक है। बैलेंस का मतलब दोनों साइड से इक्वल फाइट हो रही है, और अगर इम्बैलेंस हो गया यानी कि एक साइड कोई जीत रही है। ये आप अपना माइंड में बना सकते हो, क्योंकि अब आप बार बार वही जो कॉन्सेप्ट हैं उनको बार बार इतना ज़्यादा रिवाइज तो नहीं कर पाओगे, तो इसलिए एक बार आपने देख लिया तो आप कहीं पर अपना जो ट्रेडिंग जर्नल है वहाँ पर कहीं लिख सकते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों को। रेंज का मतलब ये हो रहा है अपनी लैंग्वेज में, जरूरी नहीं आप एग्जैक्टली जो मैंने लिख दिया वही आप लिख लो, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि कंप्रेशन का मतलब कुछ वहाँ पर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, यानी कि अभी जो है बायर और सेलर जो है वो अपनी पोजीशन को बना रहे हैं, हाई एक्टिविटी वहाँ चल रही है। एक्सपेंशन का मतलब भी आप अपनी लैंग्वेज में। तो ये सारी चीज़ें एक छोटी छोटी मेमोरी ट्रिक आप जरूर रखें, जिससे कि मार्केट में जब इस तरह के सिनारियो आए और आप जब एनालिसिस करने जाएं तो ये सारी चीज़ें क्लिक करें आपके माइंड में, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात मैं समझा पाया हूँ कि रेंज किस तरह से फॉर्म होती है। रेंज तो आप पहले से ही जानते होंगे, आप ये बात पहले से जानते होंगे कि वैल्यू एरिया क्या है, लेकिन रेंज के पीछे की कहानी क्या चल रही है हो सकता है कि मैं आपको वो समझा पाया हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या कुछ वैल्यू इस वीडियो से मिली। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने पहले से देखे हुए हैं, लेकिन कुछ एक नई चीज़ अगर उसमें हम ऐड कर पाएंगे तो ज़रूर ऐड करने की कोशिश करेंगे। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।